हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजित शुक्ला। आज मैं बात करूंगा आदमियों की, पुरुष की, महापुरुषों की, हस्बैंड की। क्योंकि निसंतान दंपत्ति में सारा का सारा ब्लेम हमेशा महिला पे आ जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, हम लोग की नॉलेज बढ़ रही है, साथ साथ में थोड़ा समय भी बदल रहा है। हमारे पास पेशेंट आता है, हस्बैंड अकेले आता है। हस्बैंड कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार हमको चेक कर लो, कहीं हमको ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थॉट्स, बिकॉज अगर आप इतना अवेयर हो कि आपको ये लग रहा है कि आपके शुक्राणु में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसका ना बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, वो छोटा सा टेस्ट, सीमेन एनालिसिस। एक बार आप लैब के अंदर आके सैंपल दे दो, लैब में अपना सैंपल जमा करा दो, उसकी हम एनालिसिस करते हैं और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है कि शुक्राणुओं में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो, हस्बैंड और वाइफ में संबंध बनाने को लेकर के और शुक्राणुओं को छोड़ने तक लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कुछ होती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी कुछ मेडिसिन हैं, बट ज़्यादातर साइकोथेरेपी ही काम करती है। उसमें हमको बहुत एक्सटेंसिवली हस्बैंड को काउंसल करना पड़ता है। जैसे कई सारी फीमेल्स की और मेल्स की प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग कंज्यूमेट करते हैं या जब भी हम लोग सेक्स करते हैं, तो सेक्स करते समय इनके अंदर यानी हस्बैंड के अंदर बहुत ढीलापन रहता है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि इन्होंने कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो भी शुक्राणु निकलते होंगे वो अंदर पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कभी कभी उन लोग को ये एक गलत धारणा है, गलत फहमी होती है कि ऐसा तो नहीं कहीं हमारा लिंग छोटा है, जिस वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से सेक्स कर नहीं पा रहे हैं और शुक्राणु अच्छी तरह से अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। दूसरी गलत धारणा। तीसरी गलत धारणा ये होती है, कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के साथ में कंज्यूमेट करने की कोशिश ही नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे पारिवारिक या सामाजिक कारण हो सकते हैं, वो एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चौथी प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करी गई है कि कभी कभी क्या होता है कि वाइफ के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं वजाइनल पन, कि उसको कंज्यूमेट करने से ही डर लगता है, वो कभी अलाउ ही नहीं करती। हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं जो 7-8 साल 10 साल शादी के हो गए हैं, लेकिन कंज्यूमेट ही नहीं किया, कभी सेक्स किया ही नहीं। तो हस्बैंड बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ, तो वाइफ को बहुत डर लगता है, वाइफ कभी मुझे इनवाइट नहीं करती या कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, जिस वजह से वो कंज्यूमेट करने को, सेक्स करने को हमेशा मना करती है। तो मैं भी घबरा जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसे केसेस में हम लोगों ने एनेस्थीसिया के अंडर उनका एग्जामिनेशन करके IUI जैसे प्रोसीजर्स भी किए हुए हैं। तो अंदर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल तरीके से मेंस्ट्रुएशन होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस सब कुछ बढ़िया है, अच्छी तरह से ओवुलेशन भी हो रहा है, लेकिन चूंकि स्पर्म मिल ही नहीं रहा है, तो फिर भ्रूण कहाँ से बनेगा। तो वजाइनिस्मस की भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर जो 3-4 प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस करी, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर ज़्यादा होती है। तो इसमें इसका सबसे बढ़िया जो साइकोथेरेपी है वो है काउंसलिंग अलॉन्ग विद सब मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ आप लेते हो साथ में, तो यकीन मानो दोस्तों, ये जो 3-4-5 तरीके की प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी हैं, ये पूरी जड़ से ठीक हो जाती है और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि आदमी के अंदर ऐसी क्या क्या संरचनाएं हैं जिस वजह से उसमें शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है। तो चलो हम बचपन से शुरू करते हैं। जब कोई आदमी अपनी माँ के पेट में है, जब अपने माँ के पेट में होता है ना, तो जब उसके टेस्टिस यानी कि वृषण जब ये बनने होते हैं, जैसे गोले हैं वो बनने होते हैं, वो पेट में बनते हैं और जब जैसे जैसे 9 महीने तक होता है, ये डिसेंड होते होते ये नीचे एक पाउच में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश या थैली या स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो इन टेस्टिस के अंदर ढेर सारी क्वाइल तार जैसी रचनाएं होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हाँ, नाम ये क्योंकि कॉमनली यूज होगा इसलिए पता होना चाहिए। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास में जो सेल्स होती हैं उन्हीं से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्रिमोडियल जर्म सेल से। अब स्पर्म कैसे बनता है? स्पर्म के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, खूब सारे डिवीजन होते होते स्पर्मेटेड और फिर स्पर्मियोजेनेसिस होते होते स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। साइंटिफिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मतलब की चीज़ समझो। जो मैं सीक्वेंस बताता जाता हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आप रिलेट कर पाओगे मैं कहाँ से जा रहा हूँ। स्पर्म टेस्टिस में बना, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मिएशन होके द्वारा होते हुए ये सीधा रीठी टेस्टिस के द्वारा होते हुए एपिडिडाइमिस में गया। अब एपिडिडाइमिस एक गुच्छेदार रचना होती है जो एक तरीके से स्पर्म का वेयर हाउस, गोदाम है, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस से एक नली और निकलती है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वो देखो साथ में जा रही है, ऊपर जाते 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 ये वास डिफरेंस खुलती है सेमिनल वेसाइकिल में, और सेमिनल वेसाइकिल में, और इसमें फ्लूइड मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड यानी ये दो ग्रंथियों के द्वारा मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा, ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, छोटी सी पतली सी डक्ट होती है, ये मेल यूरेथ्रा जिसमें यूरिन आती है उसमें जुड़ जाती है। आदमियों में शुक्राणु निकलने का और यूरिन निकलने का, पेशाब निकलने का स्थान एक ही होता है। जब शुक्राणु निकलता है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट पहले टेस्टिस एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस में आया, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट का फ्लूइड उससे मिला, इजैकुलेटरी डक्ट से वो सीधा यूरेथ्रा में आया और बाहर निकल गया। जिस तरह से आप मास्टरबेशन करते हो या सीमेन सैंपल लेते हो, ठीक है। जब यूरिन आना होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट का कोई फंक्शन नहीं है, ऊपर से ब्लैडर से यूरिन आया, यूरेथ्रा से होकर वापस चला गया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब लोग जाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये स्पर्म की जर्नी है। क्या सबसे पहले बना टेस्टिस में, स्टोर हुआ एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस के द्वारा ट्रैवल करते हुए यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल गया। अब ये जो एनालिसिस के लिए हम लोग स्पर्म देते हैं, लेते हैं कि पेशेंट आया, उसको सीमेन कलेक्शन रूम में अपना सीमेन दिया, कैसे देता है? हस्तमैथुन या मास्टरबेशन के द्वारा। एक सबसे कॉमन तरीका है ये। कुछ लोग हस्तमैथुन द्वारा नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए दूसरी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम जब सेक्स करते हैं तभी हम दे पाते हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल प्रकार के कॉन्डोम्स आते हैं उनको बोलते हैं नॉन स्पर्मिसाइडल जेली वाले कॉन्डोम। काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन वो उस कॉन्डोम को लगा करके जब सेक्स करते हैं तो जो स्पर्म निकलता है उसकी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ये आभास तो होता है कि स्पर्म निकला लेकिन बाहर कुछ नहीं आता, ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है। हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इजैकुलेशन अंदर। तो नेचुरली स्पर्म कैसे आ रहा है? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड बाहर, ठीक। अब ये जो सीमेन मिला, अब अगले वाले पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इस सीमेन की एनालिसिस में हम क्या करें, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आ गया? बस खाली हल्का सा चित्र दिमाग में बिठा लो, समझना बहुत आसान है, और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ और आपको समझ सकता हूँ, ठीक है। ये टेंशन नहीं, जस्ट रिलैक्स और सुनते जाओ और देखते जाओ।